नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों आज हम लोग साइंस का सीरीज 10वां यानी एसएससी जीडी के लिए स्पेशल जो हम आपके लिए सीरीज लाए हैं वह एसएससी जीडी का महासंग्राम यानी एसएससी जीडी में साइंस की दुनिया में आपको समस्या होने नहीं देंगे, इसका हम आपसे वचन करते हैं। हम वचनबद्ध हैं कि 10 नंबर यदि साइंस का पूछेगा 10 क्वेश्चन तो इसमें से 9 क्वेश्चन हमारे इस महासंग्राम का होगा। ये महासंग्राम, ये तांडव जो है ये कोई साधारण तांडव आप देखने नहीं जा रहे हैं, इसलिए सुबह के डेली आप 9 बजे मंडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ जरूर जुड़िए। पिछले क्लास में आपके क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए इसके बदले हम अगले दिन आपका क्लास जो है कंटिन्यू कर लेंगे। एकदम आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो आइए हम लोग लगातार अपने क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। क्वेश्चन का आनंद लीजिए, सीखिए, समझिए और याद रखने का प्रयास कीजिए। और कभी भी आप जब आपको रिवीजन करने का मन हो तो इन्हें की मोबाइल सामने लेकर लगातार देखते रहेंगे। मोबाइल सामने लेकर कंटिन्यू देखना नहीं है, बस आपको खाना खाने वक्त ऐसे ही नॉर्मली आप बैठने के वक्त मोबाइल चला के छोड़ देना है, उसको देखना नहीं है, सिर्फ उसकी लैंग्वेज को क्या करना है, सुनना है, समझना है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? तो ये पहला क्वेश्चन आपका है मेरे दोस्त कि समीकरण F बराबर ma आप पढ़े होंगे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। कहता है कि F बराबर ma, ये क्या है? एक फोर्स के लिए ये आपका इक्वेशन है और ये इक्वेशन न्यूटन के नियम के रूप में जाना जाता है, यानी अर्थात न्यूटन के किस नियम के थ्रू जो है ये फोर्स वाला बात जो है वो जाना जाता है। तो ये है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ये न्यूटन साहब के गति का कौन सा नियम है मेरे दोस्त? तो ये न्यूटन साहब के गति का द्वितीय नियम है। इस द्वितीय नियम में ही बताया गया था बल का व्यंजन F बराबर ma। देखिए यहां से दो तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सवाल यह पूछा जाता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इससे किसके बारे में पता चलता है? तो आप ध्यान रखेंगे यदि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात किया जाता है तो इससे बल की परिभाषा मिलती है। इससे किसकी परिभाषा मिलती है बाबू? तो इससे बल की परिभाषा। क्योंकि आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से किसकी परिभाषा मिलती है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इससे बल की परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा बाबू? तो इससे जो है वो बल का अर्थात फोर्स का परिभाषा मिलता है और न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं ये बात आपको याद हो गया होगा कि न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है इससे बल की परिभाषा मिलती है। और न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये न्यूटन साहब का, तो इससे आपको क्या मिलता है? बल का व्यंजन F बराबर ma। और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात किया जाएगा तो इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जाना जाता है, यानी इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जाना जाता है। पक्का ना? उम्मीद करते हैं ये पूरी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में 100% समझ में आ गया होगा कि न्यूटन का प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है, न्यूटन के सेकंड गति नियम से बल का व्यंजन यानी F बराबर ma मिलता है और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको एक्शन रिएक्शन रूल कहते हैं, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जाना जाता है। पक्का ना? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाएगा तो क्या होगा? इसके कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से यदि आप 10 डिग्री सेल्सियस तक किसी वस्तु को गर्म करेंगे, 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो इससे क्या होता है कि उसका घनत्व जो है यानी डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। उसका डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, उसके बाद पुनः उसकी डेंसिटी घटने लगता है। इसका मतलब कि 0 डिग्री से यदि आप 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो पहले उसका डेंसिटी बढ़ेगा, यानी 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा? घटेगा।
लेकिन जब उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, 10 डिग्री से जब उल्टा हम 0 डिग्री की ओर आएंगे तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि पहले डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, घटेगा। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का डेंसिटी क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का डेंसिटी जो है वो आपका मैक्सिमम। कभी कभी देखिएगा डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का मैक्सिमम डेंसिटी होता है, तो आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इस पर जल का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। कितने डिग्री पर भाई, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। तो अब यह सवाल कहा था कि 10 डिग्री से 0 डिग्री आएंगे तो इसका डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। जब इधर आएंगे तो इसका डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आयतन की बात किया जाएगा तो आयतन क्या होगा, घटेगा। तो अब ऑप्शन में चलते हैं, क्या होगा कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, कम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रहा है और उसके बाद फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा, उसके बाद बढ़ेगा। डेंसिटी की बात करता तो 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता, उसके बाद घटता। पक्का ना। डेंसिटी की बात करेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। और आयतन की बात करेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले घटेगा, उसके बाद बढ़ेगा। अतः इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। पक्का ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। पक्का। यदि समझ में आपको आ रहा है और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि पुराने हैं तो जरूर से कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम आपके दोस्तों तक पहुंच सकें। क्लियर ना। एकदम शेयर करना आप लोग बाबू नहीं भूला कीजिए। चलिए बाबू, अगला कहता है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर डिपेंड करता है, यानी ध्वनि तरंग का एम्पलीट्यूड जो है वह किस पर डिपेंड करेगा, तो एम्पलीट्यूड ध्वनि की जो है क्वालिटी पर अर्थात गुणवत्ता पर डिपेंड करता है। तो आपका हो जाएगा टेम्परेचर और सामग्री, मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है, वो जो है ध्वनि की गुणवत्ता जो है इस गुणवत्ता पर ही डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। अब कहेंगे सर आयाम होता क्या है, जैसे साउंड जो है इस तरह से गमन करती है, साउंड जो होता है वो आपको इसी तरह से स्ट्रिंग और गर्त बनाते हुए आगे की ओर गमन करती है। तो इसमें जो आपका होता है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को एम्पलीट्यूड अर्थात आयाम कहा जाता है। क्लियर। तो ध्वनि का आयाम किस पर डिपेंड करता है, तो ये क्वालिटी ऑफ साउंड पर डिपेंड करता है, यानी ध्वनि की गुणवत्ता पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, जल योजित कॉपर सल्फेट। अब देखिए आपके ऑप्शन में ये सारा का सारा ऑप्शन क्या है, सब में CuSO4 है, यानी आपको पता है CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट। तो अब देखिए क्या है कि जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, सब में CuSO4 है, परंतु याद रखिएगा जब जल के 5 मॉलिक्यूल्स CuSO4 के साथ जुड़ा रहता है तो उसको जल योजित कॉपर सल्फेट कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, CuSO4 into 5H2O, यानी जल का कितना मॉलिक्यूल है भाई, तो जल का 5 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो CuSO4 into 5H2O। अतः इसका आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर ना। जबकि सारे कॉपर सल्फेट ही थे, CuSO4 सब में लिखा हुआ है, लेकिन जब 5 मॉलिक्यूल्स आपके H2O का रहेगा, जल का रहेगा, तभी वो जल योजित कॉपर सल्फेट कहलाएगा। तो आंसर हो गया CuSO4 into 5H2O। पक्का ना। अगला सवाल कहता है कि सूची 1 को सूची 20 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। अब देखिए CNG लिखा हुआ है, सबको पता है CNG का मतलब क्या हो गया भाई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का मतलब क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG को मिलाइएगा किससे, क्योंकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है मीथेन और इथेन से मिलकर बना हुआ है, तो इसको मिलाइएगा किससे, मीथेन और इथेन, यानी एक का क्या हो गया भाई, 3 हो गया। एक का 3 है कि नहीं ऑप्शन में, क्या एक का 3 यहां पर लिखा हुआ है C नंबर में। अब LPG क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG बोले तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और वो किससे मिलकर बना है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन से। तो ब्यूटेन और प्रोपेन है किसी ऑप्शन में, क्या बी में, तो आपका बी का 2 है क्या, चलिए इसी में है। अगला कोल गैस क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को कोल गैस कहते हैं। तो आपका अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, सॉरी गलत गड़बड़ा गया, नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका जो हाइड्रोजन है ये तो जल गैस कहलाता है,
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की बात करेंगे, वो जल गैस है और कोल गैस में हाइड्रोजन तो रहता है लेकिन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। तो आपका क्या हो गया, कोल गैस का हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन किसका हो गया, जल गैस का हो गया। तो इसका हो गया 3 का क्या 4, तो 3 का 4 और 4 का 1 किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सही कूट क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। यानी 1 का हो गया 3, 2 का हो गया 2, 3 का हो गया 4 और 4 का हो गया 1। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को, क्योंकि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीथेन और इथेन से मिलकर बना है, एलपीजी गैस ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बना है, जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से मिलकर बना है, कोल गैस हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन इन सब से मिलकर बना है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको सजा दिए और आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। पक्का ना 100%। चलिए, यदि आप लोगों को यह सेशन लाभदायक है तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके एक एक का कमेंट जो है कितने के लिए इंस्पायर का काम करेगा और वो भी इसको देख पाएगा और वो भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेगा और अच्छा कमेंट करेगा। तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और लगता है कि आपके लिए हम कंटिन्यू रहे, तो जरूर किया कीजिए, तभी आप अच्छा सीख पाएंगे और हम आपके लिए कंटिन्यू काम कर पाएंगे। और रात के 8:30 बजे बीपीएससी का जो क्वेश्चन डिस्कशन होता है बीआरएसएससी का, तो जिनका बीपीएससी बीआरएसएससी का एग्जाम है वो निश्चित रूप से रात के 8:30 बजे आप हमारे चैनल पे लाइव में जरूर आया कीजिए, रात के 8:30 बजे, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। चलिए आगे आते हैं। कहता गले में छल्ले मौजूद होता है, यानी आपका यह गला जो है यहाँ पर सी शेप का, ये जो आपका सपोज कीजिए गला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सी शेप का जो है यहाँ पर छल्ला बना हुआ रहता है। वही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपके गला के पास सी शेप का जो छल्ला बना रहता है वो किस चीज का बना होता है। तो ये छल्ला जो होता है ये उपास्थि का बना होता है, अर्थात ये कार्टिलेज का, यानी ये लचीली हड्डी का बना होता है। तभी तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है। यदि ये हाथ की तरह ये कठोर हड्डी का बना होता है तो अब हाथ को यहां से मोड़ना चाहेंगे तो किसी भी सूरत में ये मूव होगा नहीं होगा, बेंड होगा नहीं होगा, लेकिन ये क्या होता है आसानी से मूव करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उपास्थि अर्थात लचीली हड्डी का बना होता है। उपास्थि बोले तो लचीली हड्डी अर्थात गले का जो ये भाग जो होता है जो सी शेप का होता है ये उपास्थि का बना होता है। अतः इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ये उपास्थि का बना होता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। चलिए फिर आपका जोड़ जो है ये हड्डी के ज्वाइंट्स को जोड़ हम लोग बोलते हैं, जहां पर दो हड्डी आपस में जुड़ता है इसी को जोड़ कहा जाता है। उसके बाद एरोलर क्या होता है, एरोलर जो है वो आपका एक टिश्यू होता है जो कि आपके मांसपेशी वगैरह में पाया जाता है, और स्नायु संबंधी प्रक्रिया जो है ये श्वसन से रिलेटेड होता है, रिस्पायरेशन से रिलेटेड होता है। क्लियर ना। चलिए अगला सवाल कहता है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम से संबंधित है। देखिए सेरिबेलम जो है जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं ये आपके क्या है पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। आपके ब्रेन का 3 पार्ट्स होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो आपके अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम आता है जो याददाश्त, भूख प्यास ये सबसे रिलेटेड होता है, और आपका सेरिबेलम जो है ये शरीर के नियंत्रण से संबंधित होता है, शरीर कंट्रोल से संबंधित होता है। तो आपका याददाश्त और भूख है ये नहीं होगा। इससे रिलेटेड कौन है भाई, तो इससे आपका सेरिब्रम जो होता है ये सेरिब्रम संबंधित है। सोचने से भी सेरिब्रम। अनैच्छिक क्रिया जो है ये कौन करता है, तो मेडुला। आपका अनैच्छिक क्रिया जो है इसका नियंत्रण कौन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। तो अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण मेडुला करता है। और आपका मांसपेशी के घुमा और नियंत्रण की बात होगी, यानी बॉडी के नियंत्रण की बात होगी, तो वो क्या करेगा, तो ये किसका काम होता है, तो ये सेरिबेलम का काम होता है, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपने सबका कार्य देख लिया, सोचने की बात करेगा, याददाश्त की बात करेगा, भूख की बात करेगा, प्यास की बात करेगा, ये सब अग्र मस्तिष्क का काम है। और आपका मांसपेशी के घुमा नियंत्रण ये सेरिबेलम अर्थात अनुमस्तिष्क का काम है। और सभी अनैच्छिक क्रिया जो है जिस पर आपकी इच्छा काम नहीं करती है वो किसका काम है, तो उसका नियंत्रण जो है वो मेडुला का काम है। किसका काम, मेडुला का काम है। क्लियर ना। चलिए अगला सवाल कहता है नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब ये दोनों जुड़ जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, युग्मज यानी युग्मनज कहा जाता है।
जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अंडाणु क्या है? ओवम। ओवम क्या है भाई? ये आपका है मादा जनन सेल। ये जो आपका अंडाणु है ओवम, ये मादा जनन सेल है। शुक्राणु जो है वो नर जनन सेल है। शुक्राणु क्या है? नर जनन सेल है। अंडाणु क्या है? आपको मादा जनन सेल है। और ये नर और मादा दोनों का युग्मक जब आपस में जुड़ता है तो किसका निर्माण करता है? तो ये आपको युग्मक का निर्माण करता है। चाहे वो आपका नर हो या मादा हो, ये दोनों किसका निर्माण करेगा? तो ये दोनों का दोनों जो है युग्मक का निर्माण करता है। क्लियर ना? चलिए अगला है, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? नहीं कहता है अभिलंब किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण सभी एक ही लंब पर होता है। तो ये आपके प्रकाश के परावर्तन में भी होता है और ये प्रकाश के अपवर्तन में, यानी प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, इन दोनों कंडीशन में जब आप देखेंगे तो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप अपवर्तन परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी आपके ये प्रकाश का परावर्तन हो गया और जब मीडियम चेंज होता है, नहीं तो इसमें भी आप देखेंगे आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, ये सब एक सतह में होता है। अर्थात परावर्तन की घटना और अपवर्तन की घटना ये दोनों से रिलेटेड होगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल, सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? आपका सिरका में एसिडिक एसिड होता है जिसको एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। तो जैविक अम्ल उसमें क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है। आपका एथेनोइक एसिड जो है वो सिरका में मौजूद होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।